फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट के, जिसमें हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट का आधा पार्ट हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Okay, which year marks the beginning of the romantic age in English literature? किस ईयर द रोमांटिक मतलब कि रोमांटिक एज में इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई थी? 1780 में, 1783 में, 1995 में, 1998 में। तो फ्रेंड्स, जो रोमांटिक एज था वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1798 से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुई थी? और आपको पता है लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा था। ओके, तो ये पब्लिश हुई थी कब? तो ये हुई थी आपकी फ्रेंड्स कब? 1798 में। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु कंपोज्ड लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट को किसने कंपोज किया था? तो लिरिकल बैलेट को कंपोज किया था किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कि कॉलरिज ने, कि दोनों ने, या फिर किसी ने नहीं? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जो लिरिकल बैलेट्स जो पोएम्स थी उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने ही इसको क्या किया था? कंपोज किया था। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज का जो पीरियड था वो क्या था? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फोर का बी। 1796 से लेकर के 1836 तक का जो एज माना जाता है वो माना जाता है आपका रोमांटिक एज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज? मतलब कि जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट आए थे रोमांटिक एज में वो कब आए थे? मतलब कि किस में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, या फिर रोमांटिक रिवॉल्यूशन में, या फिर इंग्लिश रिवॉल्यूशन में? तो आपको पता है फ्रेंड्स ये किस में आए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। किस में? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ए रिवॉल्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो किसके अगेंस्ट था? ग्रीड, इलिटरेसी, एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? एक्सप्लॉइटेशंस, सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। विच रिवॉल्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पावर ऑफ कॉमन पीपल? विच रिवॉल्ट कौन सा मतलब कैसा रिवॉल्ट था जो कॉमन पीपल के पावर को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। तो इंग्लिश रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर इटालियन रिवॉल्यूशन, या फिर नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड बी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। विच इंसिडेंट इज नोटेड एज स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्टिंग का मतलब कि नोट पॉइंट बताता है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 9 का ए, अटैक ऑन द बेस्टाइल प्रिजन। सो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड विद द मैस्कर ऑफ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मतलब कि समाप्ति हुई थी वो मैस्कर किससे? किंग से, ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली से, या फिर ऑल पॉलिटिशियन से, या फिर ऑल ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन आपका बनेगा बी फ्रेंड्स, ऑल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब शामिल थे जब उसकी मतलब की समाप्ति हुई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
and fill in the blanks occurs when there is an intentional error in the chronology or timeline of a text. जब इंटेंशनल एरर मतलब कि क्रोनोलॉजी में मतलब कि टाइम के पीरियड में टाइमलाइन में जब लिखा जाता है तो उससे क्या बोला जाता है? डिकोरोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, मोनेज्म या फिर मालाप्रोपिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? एनाक्रोनिज्म। मतलब कि टाइम के पीरियड को जो एक चलता हुआ जो टाइम होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजी होती है, उसे हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Fill in the blanks is when a word or phrase is repeated at the beginning of multiple sentence throughout a piece of writing। मतलब जब एक वर्ड या एक फ्रेज की मतलब कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होती है? रिपीटिशन होती है थ्रू आउट ए पीस ऑफ राइटिंग, लिखते समय, तो उसे क्या बोलते हैं? एनाकोंडा या फिर हाइड्रोटॉफिया या फिर एनाफोरा या फिर हाइड्रोफोबिया। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? उसे बोलते हैं एनाफोरा। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स occurs when something non-human such as an animal, place or inanimate object behaves in a human like way। ऐसा कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें कुछ मतलब कि समथिंग कुछ नॉन ह्यूमन होते हैं, या फिर एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस, या फिर इनएनिमेट कोई सब्जेक्ट्स हो सकता है ह्यूमन लाइक के जरिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओके, एंथ्रो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म या फिर एनाक्रोनिज्म या फिर एसिडेटन या फिर बाइनरिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 13 का आपका ए, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और एंथ्रो मीन्स तो आपको पता है क्या होता है? मैनकाइंड। ओके, चलिए, सो राइट ऑप्शन आपको बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग। इट इज ऑफ्टन यूज्ड बाय authors to lend a sense of realism of their characters and dialogue। एक ऐसा टर्म होता है जिसको यूज किया जाता है किसमें? इनफॉर्मल लैंग्वेज या फिर स्लैंग में। इट ऑफ्टन, जब भी ये यूज किया जाता है तो बाय ऑथर के द्वारा, तो एक क्या होता है? एक सेंस देता है, लेंड सेंस ऑफ रियलिज्म। किसका सेंस देता है? रियलिज्म का। ऑफ देयर कैरेक्टर्स एंड डायलॉग, और किसके थ्रू? कैरेक्टर्स एंड डायलॉग के थ्रू। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 14 का सी। उसे हम बोलते हैं क्या? कोलोक्वालिज्म। क्या बोलते हैं? कोलोक्वालिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इज व्हेन एन ऑथर इंसर्ट्स ए फेमस कोटेशन, poem, song or other short passage or text at the beginning of a larger text। एग्जाम्पल है बुक, चैप्टर या फिर एक्स्ट्रा। तो देखिए, जब फ्रेंड्स, जब भी कोई आथर मतलब अपनी मतलब कोई या तो फेमस कोटेशन लिख रहा हो, या फिर पोएम, सॉन्ग या फिर अदर कोई शॉर्ट पैसेज या फिर कोई टेक्स्ट की जब भी वो स्टार्टिंग करता है तो एक लार्ज टेक्स्ट में लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब कि बुक या चैप्टर में ऐसी मतलब की बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफ बोलते हैं कि फोटोग्राफ बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं या फिर हेक्टोग्राफ बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफ बोलते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट इज टेर्जर राइमा? टेर्जर राइमा क्या होता है? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। क्या है? टेजर राइमा इज एन इन स्टॉप 3 लाइन स्टेंजा। इसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 3 लाइन स्टेंजा से क्या होता है? ये कोई पोयम में मतलब यूज हो सकता है, ठीक है, तो या फिर सोनेट्स में, तो उसी में यूज होता है। क्या है? टेजर राइमा। और ये क्या है? कितने लाइन से मतलब कि स्टॉप होता है? 3 लाइन से। ओके, उसे हम बोलते हैं टेजर राइमा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें जैसे 4 लाइन्स आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे टेजर आई में कितने होते हैं? 3 लाइन्स का। ओके, द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू राइट इन टेजर आई में। जो फर्स्ट इंग्लिश पोएट को किसमें मतलब कि जो फर्स्ट इंग्लिश कौन से पोएट थे जिसने टेजर रामा वाज, ये मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स हु यूज्ड इट फॉर कंप्लेन टू हिज लेडी। मतलब उसको यूज किया गया किसमें? कंप्लेन टू हिज लेडी में। किसको? टेजर आई में। तो कौन से ऐसे पोएट थे? जॉन मिल्टन थे,
पीबी शैले थे, जॉफ्री चौसर थे या फिर एडमंड स्पेंसर थे? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। जॉफ्री चौसर ने ही टेजर आइमा की मतलब कि यूज किया था किसमें, अपने वर्क कंप्लेन टू हिज लेडी में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। टेनीसन ने कौन सा स्टेंजा यूज किया फॉर्म इन हिज लोटस एटस में? किसमें? लोटस एटर में उनका एक वर्क है लोटस एटर टेनीसन साहब का, तो उन्होंने कौन से स्टेंजा यूज किया? टेजराइमा, कि स्पेंसेरियन स्टेंजा या फिर टॉवरामा या फिर हीरोइक कॉपलेट? ओके, जो हीरोइक कॉपलेट होती है ये कितने लाइंस की होती है? 2 लाइंस की होती है। और टॉवरामा कितने होता है? 8 लाइंस का। स्पेरियन स्टेंजा कितने होते हैं? 9 लाइंस का। और टेजराइमा 3 लाइंस का। ओके, तो उन्होंने क्या यूज किया है, कौन सा टर्म यूज किया? उन्होंने यूज किया है बी, स्पेंसेरियन स्टेंजा को यूज किया, मतलब कि 9 लाइन का स्टेंजा बनाया था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु एमंग द फॉलोइंग नॉट द राइटर ऑफ हीरोइक कॉपलेट? कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने हीरोइक कॉपलेट को यूज नहीं किया है? चौसर, ड्राइडन, पोप या फिर मिल्टन? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 19 का डी। जॉन मिल्टन ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने हीरोइक कॉपलेट का यूज नहीं किया है। ओके, ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम में कि थोड़ा सा अगर हार्ड पेपर बनाता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस रखेगा। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेना है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। ब्लैंक वर्स इज ए पोएटिक फॉर्म रिटेन। जो ब्लैंक वर्स है एक पोएटिक फॉर्म है, इसको लिखा जाता है क्या? ऑन ए ब्लैंक पेज पे विद ब्लैंक फीलिंग्स, या फिर एन आयम्बिक मीटर पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर, या फिर इन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन अनराइम्ड। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है जो ब्लैंक वर्स होता है वो एक आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में होता है और उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, अनराइम्ड होता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपको बन जाएगा 20 का क्या है? डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 21 से लेकर के जो 25 तक के जो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हैं आपके शेक्सपियरियन की जो ग्रेट ट्रेजेडी क्या है, मैकबेथ से रिलेटेड। ओके, तो आपको मैकबेथ के कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ मैनी मेन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले? मतलब कि कितने आदमी थे जो राजा के दरबार में स्कॉटलैंड में मतलब कि क्या किए थे, थ्रू आउट द प्ले के थ्रू क्या किए थे, राज्य किए थे? 1, 2, 3 या फिर 4? मतलब मैकबेथ प्ले जो था उसमें स्कॉटलैंड की बात बताई गई है, स्कॉटलैंड के राजा की कहानी इसमें है। तो उसमें वो ये बताना है कि स्कॉटलैंड में कितने राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था मैकबेथ प्ले में। ओके, तो सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 21 का क्या है? सी, 3 किंग्स। कितने? 3 किंग्स थे। ओके, एक तो हो गए स्कॉटलैंड के राजा, दूसरे हो गए मैकबेथ, तीसरे क्या हो गए? मतलब कि जो बैंक्यू होता है उसका बेटा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। होम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? जो डंकन का जो मर्डर था उसको मैकबेथ ने मतलब लेडी जो मैकबेथ ने उसने कैसा फ्रेम बना दिया था कि कैसे उनकी हत्या हुई? मॉलकॉलम एंड किसको बताया था? मॉलकॉलम एंड डोनाल्डबेन या फिर ड्रंकन चैम्बरलेंस या फिर द पोर्टर या फिर मैकबेथ? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 22 का आपका बी, डंकन ड्रंकन चैम्बरलेन। चैम्बरलेन में उनको पिया करके उनको क्या किया था? सुला दिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु किल्स बैंको? बैंको को कौन मारता है? मैकबेथ, फ्लियंस, मैकबेथ या फिर एक ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड ऑफ मैकबेथ? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, क्योंकि जो मैकबेथ होते हैं वो उनको मर्डर करने के लिए एक जो मर्डरर होते हैं उनका ग्रुप भेजते हैं उनकी हत्या करने के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ्स डेथ? मतलब कि जो लेडी मैकबेथ थी उनकी डेथ को कौन सा बेस्ट एक्स मतलब कि डिस्क्राइब करता है, कौन सा सबसे अच्छा मतलब बताया गया है इसमें? सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप वॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल, या फिर सी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्टैब्स हरसेल्फ विद ए नाइफ, या फिर मैकबेथ स्लेस हर इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ मर्डर?
ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 24 का ए, सी डाइस ऑफ स्टेज। उसकी मृत्यु कहाँ दिखाई गई है? ऑफ स्टेज में दिखाई गई, ठीक है, स्टेज के बाद। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? कौन डंकन की बॉडी को मतलब खोजता है? लिनॉक्स, रॉक्स, मैकडॉफ या फिर डोनाल्डन? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, मैकडॉफ। कौन खोजता है? मैकडॉफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। होम डस मैकबेथ सी सिटिंग्स इन चेयर ड्यूरिंग द बैंक्वेट? मतलब कि जो बैंकेट के में जो मतलब उनकी जो चेयर के दौरान जब वो मैकबेथ मतलब क्यों क्या देखते हैं जिससे वो पगलाने टाइप लगते हैं? तो वो हिमसेल्फ मतलब खुद को, या फिर बैंक के घोस्ट को, डंकन के घोस्ट को, या फिर लेडी मैकबेथ, क्योंकि जब वो पार्टी हो रही होती है मैकबेथ के यहाँ, तो वहाँ पे वो जब जैसे चेयर में बैठे होते हैं तो वो जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है? किसका भूत दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है बैंकों का घोस्ट। मतलब कि क्योंकि वो भेजा होता है, उसको पता होता है कि बैंक ख़त्म हो चुका है, तो उसी को उसका मतलब कि जो आत्मा होती है वो उसको दिखाई देती है, ठीक है, भूत बन के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? उसका क्या विजन्स होता है मैकबेथ को, मतलब कि जब डंकन की वो हत्या करता है? सो राइट ऑप्शन आपको बन जाएगा 27 का डी। क्या है देख लेते हैं। सी, ही सीज ए फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन चैम्बर। ओके, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विद होम आर द स्कॉट्स एट वार एट बिगिनिंग ऑफ ए प्ले? जैसे ही प्ले की स्टार्टिंग होती है तो स्कॉट्स में वॉर दिखाया गया है, तो वो किसके किसके बीच में दिखाया गया था? कौन कौन से राज्य के? ठीक है, स्कॉटलैंड और कौन से राज्य के? तो नॉर्वे था कि डेनमार्क था, पोलैंड था, या फिर फिनलैंड के बीच दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स किसके बीच में? नॉर्वे के बीच में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ प्ले? प्ले के एंड में जो स्कॉटलैंड में जो मतलब कि उनके नेशन की जो आर्मी होती है वो किसके थ्रू मतलब कि क्या होती है? इन्वेड्स करती है। तो नॉर्वे हो गए कि फ्रांस हो गए कि इंग्लैंड हो गई या फिर फिनलैंड हो गए? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड सी, इंग्लैंड। किसके? इंग्लैंड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले? मतलब कि प्ले में जो विच क्राफ्ट दिखाया गया है, जो मतलब कि 3 विचेस दिखाई गई हैं, 3 चुड़ैलें दिखाई गई हैं, वो कौन है? अफ्रोडाइट है कि हीकेट है? मतलब उसकी जो मेन होती है वो कौन होती है? मिनेर्वा होती है या फिर मॉडर्ड होती है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 30 का बी, हीकेट होते हैं। क्या होती है? हीकेट। हु किल्स डोनाल्बेन? डोनाल्बेन को कौन मारता है? मैकबेथ, मॉलकोलम, ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड मैकबेथ, या फिर नो वन? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 31 का डी, उसको कोई नहीं मारता है, ठीक है, डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज? क्या होता है लेडी मैकबेथ जब वो क्या है? मरती हैं? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 32 का ए, सी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। मतलब उसको क्या हो जाता है? वो प्लेग मतलब कि उनको प्लेग रोग हो जाता है, जो कि स्लीप वॉकिंग मतलब कि जब चलते समय क्या करती हैं वो, मतलब सोते समय क्या करती हैं वो? चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु किल्स लॉर्ड शिवार्ड्स सन? शिवार्ड्स के सन, जो लॉर्ड शिवार्ड होता है उसके सन को कौन मारता है? डंकन, लिनॉक्स, मैकबेथ या फिर रॉस? तो उसको कौन मारता है? तो उसको मारता है मैकबेथ। ओके, चल देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउन्ड? तो स्कॉटिश मतलब कि किंग्स होता है उसका जो क्राउन होता है वो कहाँ का होता है? एडिनब्रग, हाँ एडिनब्रग, या फिर स्कोन, लंदन, या फिर डनसेन? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 34 का बी, स्कोन का। Why is Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy? जो मैकबेथ जब मतलब कि मैकडफ को मारने का प्लान करता है तो विचेस उसमें क्या भविष्यवाणी करती है और क्यों वो मारना चाहता है? ओके,
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 35 का डी, ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। क्योंकि उसका जो मतलब कि मैकडेफ का जो बेटा है वो कैसा है, वो मतलब कैसे पैदा हुआ है, क्योंकि उसका कोई वैसे जो जैसे नॉर्मल लोगों की जन्म हुआ है उस तरीके उसका जन्म नहीं होता है। उसके क्या है मतलब कि पेट चीर करके उसको निकाला गया है, मतलब कि ऑपरेशन से निकाला गया है। सो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। तभी कोई ऐसा ही कोई मतलब कि इंसान होगा जो आपको मतलब माइग्रेट को मार सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वेयर इज डंकन किल्ड, डंकन को कहाँ पे मारा जाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 36 का डी, एट बिरनाम वुड। कहाँ मारा जाता है, बिरनाम वुड में। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि बिरनाम वुड में तो मैकबेथ की होती है, क्योंकि डंकन, वेयर इज डंकन किल्ड, डंकन की हत्या कहाँ होती है, ये इन हिज बेड चैम्बर्स इन मैकबेथ कैसल में। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉन मलकोलम इन इंग्लैंड, मतलब कि स्कॉटलैंड में जो जॉन मलकोलम होते हैं वे इंग्लैंड में स्कॉटलैंड से कौन भगाता है उनको, डॉनेल्बर्न, रॉस, मैकडफ या फिर लिनॉक्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 37 का सी, मैकडफ भगाता है। कौन भगाता है, मैकडफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर, मतलब कौन से नाइट में किस टाइप का मौसम होता है जब डंकन की क्या होती है, हत्या होती है। स्टॉर्मिन, वायलेंट, काम एंड प्लेसी, फॉगी एंड ओमिनस, या फिर इट वाज नाइट लाइक एनी अदर नाइट अकॉर्डिंग बट टू लेनॉक्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा स्टॉर्मी एंड वायलेंट, मतलब बहुत तेज से गरजना वरसना इस टाइप से होता है, तभी डंकन की क्या होती है, हत्या होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को कौन मारता है, मैकबेथ, मैकडेफ, लेडी मैकडेफ या फिर लेडी मैकबेथ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या, लेडी में, मतलब कि वो खुद ही अपने आप से ही क्या होती हैं, उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, खुद ही मार लेती हैं अपने आप को। हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, अचानक से ही तुरंत डंकन की डेथ के बाद स्कॉटलैंड कौन भाग जाता है, स्कॉटलैंड से कौन भाग जाता है, मैकबेथ, मालकोलम, डोनाल्बेन, फ्लियंस या फिर लिनॉक्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 40 का बी, मालकोलम एंड डोनाल्बेन, क्योंकि ये किसके बेटे होते हैं, डंकन के। तो इसीलिए जब जानते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है तो उसी डेथ की वजह से वो भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हिलगेट, हु जोक्स, किसने जोक्स किया है एट द वर्क्स, किसमें, हिलगेट में, मैकबेथ ने, मैकडफ ने, द पोर्टर ने या फिर द डंकन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 41 का सी, पोर्टर ने। ठीक है, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट फर्स्ट, मतलब कि जो मैकबेथ प्ले है उसका जो टाइटल है उसके बाद विक्ट्री, मतलब विक्ट्री में क्या किया गया है, एक्ट फर्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। तो कहाँ पे, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ रॉस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, प्रिंस ऑफ कॉम्बरलैंड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, थेन ऑफ काउडर को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु टेल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन बताता है कि इस फैमिली हैज़ बीन किल्ड, कि उनकी, तुम्हारी फैमिली की क्या हो गई है, हत्या हो गई है। डोनाल्बेन, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ या फिर रॉस। तो कौन बताता है फ्रेंड्स, तो उनको बताता है कौन, रॉस बताता है। ओके, सो राइट ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ डज बिरनाम वुड केम टू डनसेन, जो मतलब कि बिरनाम वुड में कैसे डनसेन आते हैं, बाय मैजिक, थ्रो एन अर्थक्वेक, इट डेजेंट, मालकोलम आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस। सो आपको पता है इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी, मालकोलम की जो आर्मी होती है वो जो पेड़ होते हैं उनको काट करके उन्हीं की छालों के पीछे छुप छुप करके, वो उनकी ब्रांचेस के पीछे छुप करके वो क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इन इज एन एडाप्टेशन ऑफ द प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर, मतलब कि जो शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है
उसको उसको अडाप्ट करके कोई एक फिल्म बनी है, तो उसका क्या नाम है? मकबूल 2004 में, या फिर हैदर 2014 में, या फिर ओमकारा 2016 में, या फिर सात खून माफ मतलब कि 2011 में। तो फ्रेंड्स उनके मैकबेथ प्ले से रिलेटेड बनी है फिल्म मकबूल, जो कि 2004 में आई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, जो कॉर्डेलिया है अपने फादर की मतलब हेल्प के लिए आती है, क्यों? क्योंकि क्योंकि किस लिए आती है? क्योंकि आउट ऑफ हर जेन्यून लव फॉर हिम, क्योंकि वो जेन्यून मतलब कि वास्तविकता से वो, क्योंकि वो क्या करती है फ्रेंड्स? क्योंकि वो रियली में अपने फादर को क्या करती हैं? लव करती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑल, ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है कि सबसे पहले इनमें से किसने जन्म लिया? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, गर्ल्सवर्दी, या फिर वर्षा? आप तो पता है विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले जन्म लिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रिवाइज्ड किंग लियर, किसने किंग लियर को रिवाइज किया फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग? ठीक है, तो ये है टीजीटी तो मतलब 2013 का क्वेश्चन। तो नाहुन टेट थे, जॉनसन थे, रिचर्ड बेंटली थे, या फिर रायमंड? तो आपको पता है किसने रिपीट किया था? नाहुन टेट ने। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु रोट लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, ये जो कमेंट्स हैं 2013 में, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये। ओके, इसमें पूछा गया था वर्ड्सवर्थ ने किया है, मिल्टन, गर्ल्सवर्दी, या फिर शेक्सपियर ने किया है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या? शेक्सपियर ने किया है। किसने किया है? शेक्सपियर ने, डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डस कुरान अपीयर, जो शेक्सपियर का प्ले है वो कुरान के मतलब कौन सा ऐसा प्ले है जो कुरान से रिलेटेड है? ठीक है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, या फिर हैमलेट? तो वो है किसे? मै किंग लियर से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे, जब वो फिलिया मतलब कि क्या होती हैं? पागल हो जाती हैं, तो उसे कौन सा ऐसा फ्लावर्स मतलब वो कर दिया जाता है जिससे वो क्या होती है? नॉट गिव अवे। ठीक है, नहीं आती। वायलेट्स होता है कि पेंसिस होता है कि रोजमेरी होता है, या फिर कोलम्बाइन्स होता है? तो फ्रेंड्स ये भी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 51 का, वो है ए, वायलेट्स। क्या था? वायलेट्स। हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर द मिरर ऑफ किंग्स, में शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले था, हिस्टोरिकल प्ले था, जो कि जिसके नाम से ये है मिरर ऑफ किंग्स रखा गया? सेगल, वॉल्टर पेटर, कॉलरिस, डाउडन, जिसने ये लिखा है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 52 का ए, इसके गलगल ने ये लिखा है मिरर ऑफ किंग्स। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है। हु राइट्स, किसने लिखा है? द नॉलेज बोथ ऑफ द पोएट एंड द मैन ऑफ साइंस इज प्लेजर, बट ही नॉलेज ऑफ वन क्लेव्स ऑफ अस एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, our natural and unalienable inheritance. The other is personal and individual acquisition, slow to come to us and by no habitual and direct sympathy connecting us with our fellow beings. सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? 53 का डी। कौन थे वो? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। who who opened that poetry cannot be produced by strictly following the rules laid down by the classist? ठीक है, it must flow out naturally and spontaneously from the soul of the poet. किसने कहा था ये कमेंट्स? रॉबर्ट सऊदी, एस.टी. कॉलनी, सर वाल्टर स्कॉट, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या है? डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ये वर्ड्स कहे थे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ theories पोएट्री, हाउ many स्टेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन? वर्ड्सवर्थ की थ्योरी, पोएट्री की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसने मतलब कौन सा कितने स्टेज थे जो कि क्या किए गए थे? देयर इज प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन के लिए वहाँ किए गए थे 1 2 3 4, मतलब कि पोएटिक को कंपोजिशन के लिए किए गए थे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 55 का डी।
4। कितने थे स्टेजेस? 4 स्टेजेस थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन एज पर द थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 56 का ई। ये सारे स्टेजेस थे। स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टेज 2 किसके लिए थे? रिकलेक्शन के लिए। स्टेजेस 3 था फिल्टरिंग के लिए। स्टेजेस 4 में क्या किया जाता था? कंपोजिशन किया जाता था। तो चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इतने स्टेज उन्होंने पोइट्री कंपोजिशन के लिए रखे थे। हु बिलीव दैट, किसने बिलीव किया कि पोइट्री रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोरल आइडियाज इज ए पोइट्री ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट लाइफ, ए पोइट्री ऑफ indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life। किसने बिलीव किया था ये कोटेशन को? रॉबर्ट सऊदी, कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 57 का आपका डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नहीं, सारे कमेंट्स किसके हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है? कंबाइनिंग पावर, क्रिएटिव फैकल्टी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 58 का सी, दोनों ही, कंबाइनिंग पावर एंड क्रिएटिव फैकल्टी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन किससे ली गई हैं? हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फोए, कामस से, सैमसन एगोनिस्ट, लेसीदास से या फिर पैराडाइज लॉस्ट से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड डी, पैराडाइज लॉस्ट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं? ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स, हेवन इज इन हर आई, इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 60 का डी, पैराडाइज लास्ट। बुक कौन सी थी? बुक 8 थी। ओके, इससे ये कोटेशन ली गई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, नॉर लव थाई लाइफ नॉर हेट बट व्हाट थाउ लिविस्ट लिव वेल, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट परमिट टू हेवन। ये लाइनें किससे ली गई हैं? तो 61 का जो राइट ऑप्शन बनेगा डी, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 12 तक लास्ट बुक से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु अप्रिसिएटेड पैराडाइज लास्ट, कौन अप्रिसिएटेड हुआ पैराडाइज लास्ट के पोएम विच कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम टू द फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड। एक मिनट। परफॉर्मेंस द सेकेंड एमंग द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड, सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या फिर जोनाथन स्विफ्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 62 का ए, सैमुअल जॉनसन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट, देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द बुक्स विच ऑफ द रीडर एडमायर्स एंड ले डाउन and forgets to take up again. None ever wished it longer than it is. It's pursuit a duty rather than a pleasure. We read Milton for instruction, retire harassed and overburdened, and look elsewhere for reaction. We desert our master and seek of companions. Who comments are these? किसके कमेंट्स हैं ये? सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन, पोप या फिर जोनाथन स्विफ्ट। तो फ्रेंड्स ये जो कमेंट्स हैं ये हैं आपके किसके? सैमुअल जॉनसन के। किसके हैं? सैमुअल जॉनसन के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इन विच कॉमिक बुक सीरीज द करेक्टर लूसिटर कमेंट्स ऑन बेटर टू रेन इन हेल एंड देन सर्व इन हेवन, एज वी डिडेंट से इट मिल्टन सेड इट एंड ही वॉज ब्लाइंड। ओके, सो ये कमेंट्स किसने कहे थे? तो 64 का जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो है ए, द सन मैन सीजन्स ऑफ मिस्ट्स बाय नेल गैमन। ओके, यही आपका राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। जॉन मिल्टन इज ए कैरेक्टर इज ए फिल्म रिलीज्ड 1997 अबाउट ए हिस्टोरिकल लॉयर्स हु गेट मोर देन हर bargained for when he learns
His new boss is Lucifer himself. The film is directed by Twilight's Hackford. It is based on novel by Andrew Nederman. The film मतलब कि जो मिल्टन की के कैरेक्टर्स पर एक फिल्म बनी थी 1997 में, जिसमें हॉटस्पॉट हॉटशॉट क्या दिखाया गया था, लॉयर को दिखाया गया, हु गेट्स मोर देन ए बार्गेन, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। एंड व्हेन ही लर्नस, और वो सिखाता है न्यू बॉस को, अपनी लूसीफर हिमसेल्फ को। ठीक है, फिल्म की जो डायरेक्टर है टायलर हरकवार्ड है। इट इज़ बेस्ड किस पे, नॉवल एंड्रयू की, एंड्रयू और नेदरमैन के एक नॉवल पर बेस्ड है। ये फिल्म कौन सी है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 65 का ए, द डेविल्स एडवोकेट। क्या है? द डेविल्स एडवोकेट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 65 क्वेश्चंस, जो कि हम लोगों ने अच्छे से इनको पढ़ लिए हैं। आप भी अच्छे से इनको पढ़ करके इनको तैयार कर लीजिए, ओके, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर शेयर किया करें, ओके फ्रेंड्स। और सेशन को लाइक तो जरूर ही कर दिया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।